बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो जो है वो है फ्रांस के इमिग्रेशन बिल के बारे में। और यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब नंबर है फ्रांस का, जिसने इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सख्त रूल्स किए हैं। और इन तीनों कंट्रीज यानी कि यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा सख्त रूल्स लेकर आया है फ्रांस। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि अब बारी है पूरे यूरोप की, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अब इस चीज को ऑलमोस्ट इन्फोर्स करने जा रहा है कि बाकी कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के अंदर है वो भी इसी तरह के रूल्स पास करें इमिग्रेंट्स के लिए। अभी मैं आपको इसके सारे मेन पॉइंट्स बताता हूं कि क्या वो बिल था, जो भी कोई जा रहा है या वहां पर रह रहा है पहले से, उसके ऊपर किस तरह से उसका इफेक्ट हो रहा है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और मुझे आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। पहले आपको मैं एक छोटी सी एक ऐसी खबर दे दूं जो गुड न्यूज आप इसको कह सकते हैं। एक 1 ईयर का रेजिडेंस परमिट इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इससे ये होगा कि बहुत ज्यादा जो अनडॉक्यूमेंटेड जो रेजिडेंट्स हैं, जो पहले से लोग फ्रांस में रह रहे हैं, वो खुद को इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं और उनसे जो है वो अपने एम्प्लॉयर से उनको अप्रूवल भी नहीं लेना। इससे उनको तो बहुत बड़ा एज मिलने वाला है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि लोग डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज से मूव हो रहे थे पुर्तगाल, और पुर्तगाल में जाकर डॉक्यूमेंट्स अपने लेते थे। वैसा ही एक थोड़ा सा उससे मिलता जुलता सीन यहाँ पर हो जाएगा। और लोग जो है वो जो इलीगल भी रह रहे थे, छुप छुपा के नौकरियां कर रहे थे और एम्प्लॉयर से अप्रूवल लेने की भी उनको जरूरत नहीं है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर आसानी उस बंदे के लिए हो जाएगी जो किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहा है जिसमें लैक ऑफ लेबर है, यानी कि लेबर शॉर्टेज है। उसमें तो जो भी काम कर रहा है उसके लिए तो हो जाएगी आसानी कि उसको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा आसानी से। लेकिन यही चीज, इसी का जो फायदा उठाते हुए इस चीज के लिए गवर्नमेंट के लिए आसानी हो जाएगी डिपोर्ट करने के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट है किसी और सेक्टर में कोई भी आता है एप्लीकेशन देने के लिए। तो ये चीज अपने ज़हन में रखिएगा कि लाजमी नहीं कि आपको रेजिडेंस परमिट ही मिले, बल्कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इस बिल का दूसरा नाम जो है वो डिपोर्टेशन बिल भी है। बिल का ऑफिशियल नेम नहीं है, लेकिन इस बिल को डिपोर्टेशन बिल कहा जा रहा है। अच्छा, इस मेन जो आपको थीम है वो क्या है इस बिल का, कि रूल्स को टाइट किया गया है। किसके लिए? जो भी वहां रह रहा है, काम कर रहा है या स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट है वो, या परमानेंट रेजिडेंस है फॉरेनर, उसके लिए जो रूल्स हैं उसको टाइट किया गया है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिलती जुलती है बिल्कुल यूके के उस रूल के साथ जिसमें उन्होंने फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए कुछ ऐसी रूल्स पास कर दिए कि आपका जो सैलरी थ्रेशहोल्ड है वो 38,700 कर दिया। बिल्कुल वैसा ही उससे मिलते जुलते रूल्स फ्रांस लेकर आ रहा है और उसमें जो है वो फैमिली रीयूनिफिकेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी, ना सिर्फ न्यू माइग्रेंट्स के लिए बल्कि जो पहले से वहां पर माइग्रेंट्स रह रहे हैं और सेटल्ड हैं उनके लिए भी फैमिली को बुलाना मुश्किल होता जा रहा है। वो किस तरह से, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं, जो वहां पर पैदा हुआ है बंदा फ्रेंच बॉर्न है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो फॉरेनर्स हैं, तो बाय बर्थ जो रेजिडेंसी या नेशनैलिटी दी जाती थी ऑटोमेटिकली मिल जाती थी, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और उसको रिस्ट्रिक्ट किस तरह से किया गया है कि अब आपको अप्लाई करना होगा 16 to 18 ईयर्स के जब आप हो जाएंगे, बिटवीन दीज 2 ईयर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा नेशनैलिटी के लिए, तब आपको नेशनैलिटी दी जाएगी। पहले ऑटोमेटिकली मिल जाती थी। और वो फॉरेनर्स जो फ्रांस में पैदा हुए हैं, फ्रेंच बॉर्न, लेकिन वो कन्विक्टेड हैं, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको नेशनैलिटी नहीं दी जाएगी। एक जो मेन चीज है वो ये है कि जो बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो लेते हैं वहां पर माइग्रेंट्स, उसमें डिले कर दिया जाएगा और 5 ईयर्स का डिले होगा। और उसके ऊपर कंडीशन ये होगी कि अगर आप जॉब होल्डर हैं तो फिर वो 30 मंथ के बाद आपको जो है वो बेनिफिट्स आप ले सकते हैं या एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप जॉब होल्डर नहीं हो तो फिर 5 साल के बाद आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, जो हाउसिंग बेनिफिट्स हैं वो भी
जो नॉन ईयू अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, जिनकी जॉब नहीं है, और नॉन ईयू लोग हैं, वो उनको 5 इयर्स तक वो नहीं मिल सकते हाउसिंग बेनिफिट्स भी। माइग्रेशन कोटाज इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इसकी डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्द इसकी डिटेल आ जाएगी तो फिर मैं वो भी कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं माइग्रेशन कोटाज किस तरह के कोटा सिस्टम किस तरह का इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज जो ऐड की गई है वो ये है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो ड्यूअल नेशनल है और वो कन्विक्टेड है, यानी कि कोई मुजरिम है, कोई जुर्म किया है उसने, तो उसकी फ्रेंच नेशनैलिटी कैंसिल कर दी जाएगी। अच्छा, एक और चीज जो इसमें इमिग्रेशन कोटा में है वो यही है कि जिसमें मुश्किल कर दिया जाएगा जो इमिग्रेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनको फ्रेंच नेशनल बनने से रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए उनकी तादाद को या रोक दिया जाएगा इमिग्रेशन कोटा के जरिए, या उसको मुश्किल बना दिया जाएगा फ्रेंच नेशनल बनने के लिए। अच्छा, जो इलीगल जो रिहाइश अख्तियार करते हैं लोग, उनके लिए एक और बुरी खबर यह है कि पहले 2012 में ये एक कानून था कि जो इलीगल रेजिडेंस जो था वो एक ऑफेंस था, तो उसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब इसको दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया इस लॉ ने, और इसमें आपको अब फाइन होगा लेकिन जेल आप नहीं जाएंगे। इतनी गुड न्यूज है, लेकिन जुर्माना जरूर होगा और एक जुर्म समझा जाएगा इसको। अच्छा, इस लॉ में एक थोड़ी सी अच्छी चीज ये है कि जो जिसको भी डिपोर्ट किया जाता था उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन सेंटर्स होते हैं उसमें रखा जाता था। तो जो माइनर्स होते हैं उनको अब इस लॉ के बाद नहीं रखा जा सकेगा डिटेंशन सेंटर्स में। अच्छा, फैमिली रीयूनिफिकेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए टफ रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो उसमें पहले जो था वो ये था कि आप कम से कम 18 मंथ रहे हों फ्रांस में, और उसके बाद आप एलिजिबल होते थे अपने स्पाउस को या फैमिली को जो है वो फ्रांस में अपने पास बुलाने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। और उसके साथ साथ जो स्पाउस की एज थी वो मिनिमम 18 ईयर्स थी, लेकिन उन दोनों चीजों को बढ़ा दिया गया। जो आपका रेजिडेंस पीरियड है वो 18 मतलब 1.5 ईयर से बढ़ाकर 18 मंथ से बढ़ाकर 24 मंथ्स यानी कि 2 इयर्स कर दिया गया, और जो आपके स्पाउस की मिनिमम एज थी वो 18 से बढ़ाकर 21 ईयर्स कर दी गई है। और अगर आपने गलती से कहीं शादी कर लिया किसी ऐसे लड़के या लड़की से जो 21 ईयर्स अभी नहीं जिसकी एज हुई, तो आपको वेट करना पड़ेगा अंटिल दे टर्न 21, और आपको 2 साल फ्रांस में जाकर रहना पड़ेगा, और उसके बाद आप एलिजिबल होंगे अपनी फैमिली को या स्पाउस को फ्रांस में बुलाने के लिए। स्टूडेंट्स के ऊपर भी जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन आई है, और वो ये कि उनके लिए एक डिपॉजिट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो एडवांस में एक डिपॉजिट देगा, अब उसको रेजिडेंस परमिट इशू किया जाएगा। कोई बंदा इलाज मुआवजे के लिए जाता था, ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता था फ्रांस, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। और रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि एक तो जब तक वो प्रूव नहीं करेगा कि उनके अपना जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसका अपना, उसमें सफिशिएंट ट्रीटमेंट के रिसोर्सेज नहीं है, तब तक उसको वीजा नहीं मिलेगा। और अगर वो प्रूव कर देता है कि हाँ जी यहाँ पर सफिशिएंट ट्रीटमेंट रिसोर्सेज नहीं है, कि वह उनके अपने मुल्क में इस कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वहां पर पॉसिबल नहीं है या अच्छा नहीं है, तो उसको वीजा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज अटैच कर दी गई है, और वो ये कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसकी कवरेज जो है वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी, यानी कि इसमें शामिल नहीं होगी अगर आपके पास इनफ या सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। तो अब जो है ये लॉ जो बना दिया गया, ये पास भी हो गया पार्लियामेंट से, इसको सबमिट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के में, और ये एक जस्ट लाइक यू कैन से कि एक अदालत है, और इसके अंदर ये लॉ अप्रूव होगा, या फिर या तो ये पास हो जाएगा, उसमें अप्रूव हो जाएगा, या फिर इसको अमेंडमेंट के लिए भेज दिया जाएगा, और ये जो डिसीजन है वो 8 to 30 डेज में आ जाएगा। ये सब कुछ हो क्यों रहा है उसके 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहला पॉइंट ये कि जो फ्रेंच नेशनल्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग जो कमाते हैं उसमें से टैक्स देते हैं, और फिर उसके बाद हमें जाके बेनिफिट्स मिलते हैं, और जो रिफ्यूजीज या असाइलम सीकर्स या जो माइग्रेंट्स आते हैं कंट्री में, वो कुछ भी उस तरह से बियर नहीं करते, लेकिन वो पहले दिन से उनको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हम इनके लिए क्यों पे करें, या हमारे दिए हुए टैक्स में से ये बेनिफिट्स क्यों लें? एक रीजन तो ये है। दूसरी रीजन जो है वो ये है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं
जो खास तौर पर ग्रीस या ऑस्ट्रिया, जिसके अंदर ज्यादा इमिग्रेंट्स एंटर होते हैं, क्योंकि वो दूसरे यूरोप के, आप कह लें कि दे आर डोर टू द यूरोप, वो यूरोप का दरवाजा समझे जाते हैं जहां से लोग एंटर करते हैं यूरोप में, और या फिर इन कंट्रीज में से गुजर के वो लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। तो ये कंट्रीज कहते हैं कि हम इतना ज्यादा क्यों बेयर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स उनकी कंट्रीज में आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको या तो डिवाइड करें पूरे यूरोप के ऊपर, तब जाकर कुछ हमें भी आसानी हो। तो इस वजह से भी पूरे यूरोप में रूल्स टाइट होने जा रहे हैं और माइग्रेंट्स को या तो इक्वली डिवाइड किया जाएगा या कुछ ऐसा लायबल तैयार किया जा रहा है, अनकरीब आपके सामने वो भी आ जाएगा। और तीसरी रीजन जो है वो राइट विंग जो कंजर्वेटिव्स हैं खास तौर पर, उनका बहुत ज्यादा दबाव है कि माइग्रेंट्स उनके कंट्रीज में नहीं होने चाहिए। अब बहुत सारे अगर आप देखें तो जिन कंट्रीज में भी इस तरह के रूल्स आ रहे हैं वहां पर ज्यादातर जो ये प्रेशराइज किया जा रहा है वो राइट विंगर्स की तरफ से, या आप कह लें कि कंजर्वेटिव्स की तरफ से ये चीज की जा रही है कि माइग्रेंट्स को निकालें या कम करें या बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा, ये एक अजीब सी मुझे सिचुएशन लग रही है, क्योंकि इवन आफ्टर मतलब आप अगर नोट करें तो यूरोप में और बहुत सारे तकरीबन ऑलमोस्ट हर कंट्री में जो मगरिब के तमाम कंट्रीज हैं उसमें एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है, और जो उनको माइग्रेंट्स की जरूरत भी है और उसके बावजूद वहां पर लेबर शॉर्टेजेस भी हैं, उसके बावजूद इस तरह के रूल्स लाए जा रहे हैं। तो ये कुछ अजीबोगरीब सी चीज सामने आ रही है जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, कुछ इसमें क्लैरिटी नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज क्लियर होती है तो फिर मैं आपके साथ जरूर इंशाल्लाह शेयर करूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए और आपको भी स्वाब मिलता रहे। सदका जारिया समझ के शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपॉर्चुनिटी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।